नमस्कार बच्चों, मैं सीमा मीना। आज हमारा जो व्याख्यान का विषय है यानी हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है रंगभूमि उपन्यास की मूल संवेदना। यानी रंगभूमि प्रेमचंद का 1924 में और 24-25 में लिखा गया रंगभूमि उपन्यास के पीछे यानी कि उस समय का समाज कैसा था, किस तरह की प्रवृत्तियाँ थीं, आज हम इन पर बात करेंगे। तो जो रंगभूमि उपन्यास है उसकी मुख्य कथा अंधे भिखारी सूरदास को लेकर रची गई है, जो अपने गांव की जमीन के लिए मरते दम तक लड़ता है। उसकी जमीन पर जान सेवक यानी कि अंधे भिखारी सूरदास की कथा है। लेकिन रंगभूमि में कुछ बड़े घराने हैं, कुंवर भरत सिंह, रानी जानवी, राजा महेंद्र कुमार और इंदु, विनय और सोफिया, मिस्टर और मिसेज जानसेवक की कथा विस्तार से है। लेकिन मुख्य है अंधे भिखारी सूरदास की कथा, जो अन्याय के खिलाफ प्रतिरोधात्मक संघर्ष करता है। उसकी जमीन पर जो जानसेवक हैं, जो इसमें पात्र हैं मुख्य, अपना कारखाना बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां गांव के जानवर भी चलते हैं। सूरदास जमीन बेचने से इनकार कर देता है क्योंकि उनको लगता है कि ये जमीन गांव वालों के काम आती है। वह बड़ा सहृदय और परोपकारी व्यक्ति है। जो सुभागी यानी कि उस गांव की जो स्त्री होती है जिसको उसका पति अत्यधिक यानी कि मारता है और पूरा गांव उसे आश्रय देने से इनकार कर देता है, तो सूरदास ही उसे अपने घर में पनाह देते हैं। लोग सूरदास को बदनाम करते हैं और कुछ सलाह भी देते हैं कि वह जमीन बेच दे, लेकिन वह अपनी बात पर अटल रहता है। झूठे मुकदमे में जेल भी जाता है। जनता उसका जुर्माना भरकर उसे छुड़ा लेती है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की जनता के लिए सोचता है। सूरदास अपनी जमीन को पुरखों की यादगार समझता है। वह मरने से पहले वहाँ अपनी यादगार में कुछ बनवाकर छोड़ जाना चाहता है। सूरदास का विचार है कि वहाँ कारखाना बनेगा। यानी जो रंगभूमि उपन्यास है वो सूरदास वो जो प्रेमचंद जी हैं वो कहना चाहते हैं कि रंगभूमि जो उपन्यास है वो किस पर आधारित है। यानी कि ये में मुख्य जो प्रश्न है वो है औद्योगिक सभ्यता। यानी प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि औद्योगिक सभ्यता का जब विकास होता है तो जो गांव की जो भोली भाली जनता है उसमें दुर्गुणों का समावेश यानी कि उनमें दुर्गुण फैलने लगते हैं। ग्रामीण जीवन जो सरलता और स्वच्छता के साथ जीता है। औद्योगिक सभ्यता की जो जटिलता है, पूंजीवाद का जो केंद्रीकरण होता है औद्योगिक सभ्यता के बाद, उससे मजदूरों का नैतिक पतन होता है और उनमें दुर्गुण आ जाते हैं। इसलिए जो ग्राम्य जीवन है और कृषि के व्यवसाय को प्रेमचंद जी ने औद्योगिकता से श्रेष्ठ स्थान देना चाहा है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कारखाना बनेगा तो गांव में दुराचार फैलेगा। कुंवर भरत सिंह भी इस बात को मानते हैं। उनका विचार है कि तंबाकू की खेती अगर हुई तो अनाज महंगा हो जाएगा। जानसेवक के ताल्लुक एक तरफ कुंवर भरत सिंह जैसे ताल्लुकदारों से हैं तो दूसरी तरफ क्लार्क जैसे अंग्रेज हकीमों से भी। दोनों के साथ मिलकर वह अपना काम निकालना चाहता है। कहने को कहता भी है, हमारी जाति का उद्धार कला कौशल और उद्योग की उन्नति में है, लेकिन वास्तव में वो जनता को लूटने का जाल बिछाता है। इसमें जमींदार और अंग्रेज भी शामिल रहते हैं। क्लार्क को वह अपनी लड़की सोफिया भी देने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने दिल में स्वीकार करता है, तुमने देश के व्यापारिक उन्नति के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए प्रयत्न किया है। जब रंगभूमि उपन्यास लिखा गया था तो हमारे देश में चारों ओर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। यानी भारतीय जो जनता थी वो संघर्ष कर रही थी गांधी जी के नेतृत्व में। उससे कुछ ही पहले यानी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसके एवज में 1922 में असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने वापस ले लिया चोरा चोरी कांड के बाद, उसके बाद से जनता का जो सब्र था वो बांध टूट जाता है और जो भारतीय जनता थी वो गांधी जी के खिलाफ हो जाती है।
लाला लाजपत राय, भगत सिंह जैसे जो राजनीतिक थे वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। और जो उत्साहित जनता थी वो एकदम से जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो वो जनता है एकदम से टूट जाती है। लेकिन जो सूरदास हैं इस कथा में जो नायक हैं वो अंत तक संघर्ष करते हैं। इसमें कहा गया है कि बताया गया है कि जो सूरदास हैं वो गांधी जी के प्रतिनिधि पात्र हैं। लेकिन इन दोनों में ये अंतर है कि गांधी जी जैसे जो उत्साहित जनता थी जब आंदोलन वापस ले लेते हैं तो लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं और संघर्ष उस तरह से नहीं चल पाता। लेकिन जो सूरदास हैं वो अंत तक उनकी संघर्ष की प्रक्रिया नेतृत्व अंत तक चलता है। सूरदास आम आदमी की आकांक्षाओं और संघर्षों को मूर्त करने का प्रयास करते हैं। कथाकार ने सूरदास के झोंपड़े और विशाल जनसमूह पर अंग्रेज दमन का चित्रण उपयुक्त हत्याकांड के परिप्रेक्ष्य में खींचा। सूरदास की झोंपड़ी पर तोपें तनी हुई हैं। जनरल डायल की तरह ब्राउन निहत्थी जनता पर गोलियां चलाता है। इंद्रदत्त सहित कई लोग मारे जाते हैं, कई घायल हो जाते हैं। सूरदास की झोंपड़ी एक जातीय मंदिर बन जाती है। झोंपड़ी गिराने का आदेश पाकर सशस्त्र पुलिस और मजदूरों का एक दल उनके साथ चला, मानो किसी किले पर धावा करने जा रहे हैं। उनके पीछे जनता का एक समूह भी चला। राजा ने इन आदमियों के तेवर देखे तो होश उड़ गए। उपद्रव की आशंका हुई। झोंपड़े को गिराना इतना सरल प्रतीत नहीं हुआ जितना उन्होंने समझा था। प्रेमचंद ने एक कुशल कथा शिल्पी की तरह गरीब के साधारण से झोंपड़े को राष्ट्रीयता के मंदिर का रूप प्रदान कर दिया और एक आदमी की नैतिक आत्मशक्ति को हजारों व्यक्तियों के सत्याग्रह में विकसित कर दिया। एक आदमी के नैतिक शक्ति में सूरदास में अंत तक लड़ने की जो शक्ति थी उससे संपूर्ण जनता में अत्यधिक निडरता और अत्यधिक हौसला आ जाता है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। गोली चलने के बाद अत्यंत अशांतिपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद सूरदास अपनी नागरिक अवज्ञा स्थगित नहीं करता बल्कि कहता है, पहले मेरी देह पर फावड़ा चल चुकेगा तब घर पर फावड़ा चलेगा। उसकी सामान्य झोंपड़ी स्वाधीनता की चेतना में परिणित हो गई जिस पर अनगिनत आदमी आत्मोत्सर्ग करने के लिए तैयार थे। जिस तरह से भारतीय समाज जब संघर्ष के लिए लड़ रहा था, अपनी स्वतंत्रता के लड़ रहा था, तो गांधी जी के पीछे भी लोग इसी तरह से थे जिस तरह से सूरदास के पीछे थे। यह कोई मामूली प्रेरणा नहीं थी लेकिन इसका स्रोत एक भिखमंगे में था जो अपंग था। प्रेमचंद केवल यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानवीय मुक्ति संघर्ष का वास्तविक स्रोत समाज के सबसे दलित, प्रताड़ित और शोषित इंसान में है। उन दिग्भ्रमित समीक्षकों के बारे में क्या कहा जाए जो गांधी के प्रति अपनी निजी भक्ति या नाराजगी का शिकार सूरदास को बनाते हैं। प्रेमचंद ने सूरदास का चित्र इस प्रकार खींचा है, वह यथार्थ में खिलाड़ी है। वह खिलाड़ी जिसके माथे पर कभी मैल नहीं आया, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, जिसने कभी कदम पीछे नहीं हटाए। जीता तो प्रसन्नचित रहा, हारा तो प्रसन्नचित रहा, हारा तो मरने वाले को कीना नहीं रखा, जीता तो हारने वाले पर तालियां नहीं बजाई। यानी कि वो व्यक्ति तटस्थ रहता था, ना उसे विपरीत परिस्थितियां डिगा पाती, ना उसे अनुकूल परिस्थितियां अपनी ओर से हिला पाती। जिसने खेल में सदैव नीति का पालन किया, कभी धांधली नहीं की, कभी तन पर वस्त्र पहनने को नहीं मिला, पर हृदय धैर्य और क्षमा, सत्य और साहस का अगाध भंडार था। देह पर मांस न था पर हृदय में विनयशील और सहानुभूति भरी हुई थी। सूरदास की हालत आम भारतवासी की हालत से कहाँ भिन्न है। प्रेमचंद आगे स्पष्ट कर देते हैं, वह साधु न था, महात्मा न था, देवता न था, फरिश्ता न था, वह क्षुद्र शक्तिहीन प्राणी था, चिंताओं और बाधाओं से घिरा हुआ। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी दुर्गुण उस एक गुण के संपर्क में नमक की खान में जाकर नमक हो जाने वाली वस्तु की भांति देवगुणों का रूप धारण कर लेते थे। और वह गुण क्या था? न्याय, प्रेम, सत्य, भक्ति, परोपकार, दर्द या उसका जो नाम रख दीजिए। अन्याय देखकर उसे नहरा जाता था, अनीति उसके लिए असह थी। समकालीन जीवन में कदम कदम पर अन्याय और दुर्नीति देखकर आदमी इतना संवेदनशील होता जा रहा है कि वह सूरदास को मूर्ख कहना चाहेगा, परंतु व्यावसायिक मानसिकता के मुक्त मनुष्य को, चाहे वह गांव का हो अथवा कस्बे का, बस्ती का हो या शहर का, सूरदास अवश्य अपील करेगा।
अमृत राय ने कमल का सिपाही में ठीक ही लिखा है। वह एक आदर्श सत्याग्रही है, लेकिन राजनीतिक आंदोलन के सीमित अर्थ में नहीं, जीवन की एक समग्र दृष्टि के व्यापक अभिप्राय में। यह भ्रम भी दूर कर लेना चाहिए कि सूरदास पूंजीवाद के विरुद्ध सामंती व्यवस्था की आवाज है। एक आलोचक ने यहाँ तक लिखा है कि अनजाने में केवल सामंतवादी व्यवस्था को लौटा लेने का एकमात्र एजेंट मात्र है। पूंजीवाद को सामंतवाद के प्रगतिशील मानते हुए जनसेवक सिगरेट कारखाने को ऐतिहासिक जरूरत तक बतलाया गया है। इस सैद्धांतिक फार्मूले के अनुसार यही कहना चाहिए कि जनसेवक समाज को आगे की ओर ले जाना चाहता है और सूरदास पीछे की ओर। सूरदास को गांधी मानने वालों को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी पूंजीपतियों के विरोधी नहीं थे, जबकि सूरदास सामंतवादी राजा महेंद्र कुमार और पूंजीवादी जनसेवक दोनों से जूझता है। पांडेपुर भी एक गांव नहीं, बस्ती है। यह मुख्य शहर के निकट है। यहाँ खेती नहीं होती, बल्कि छोटे काम धंधों में लगे लोग, खोमचे वाले और दूध वाले रहते हैं। कोई कृषि व्यवस्था यहाँ नहीं है और बड़े किसान तो एकदम नहीं है, जिनके वर्ग हित से सूरदास उद्योगपतियों से टकराता है। अतः मुख्य सवाल है कि सूरदास से लड़ाई किससे और क्यों की। तो सूरदास अपने अधिकारों के प्रति सजग था और जो जमीन उसके पास थी वो उसको अपने गांव के लिए ही वो सोचता था कि उस पर उसके गांव के लोगों का ही अधिकार है। जनसेवक ने राजा जमींदार वर्ग से संधि की। वह इस तथ्य से परिचित था कि देश में सामंतवाद के सहयोग से ही पूंजीवाद विकसित हो सकता है। दोनों में मधुर संबंध अवश्य है। कुंवर साहब के सहयोग से जनता में कंपनी की साख जम जाती है, इसलिए उन्हें कंपनी में हिस्सेदार बनाया गया। जनसेवक धर्म को व्यापार का श्रृंगार मानने के बाद कहता है, धर्म और व्यापार को एक तराजू में तोलना मूर्खता है। धर्म धर्म है, व्यापार व्यापार, इसमें परस्पर कोई संबंध नहीं है। संसार में जीवित रहने के लिए किसी व्यापार की जरूरत है, धर्म की नहीं। देशभक्ति का स्वांग करने वाले जनसेवक का दृष्टिकोण नवोदित व्यापारिक पूंजीवादी वर्ग का दृष्टिकोण है, जिसकी दृष्टि हर क्षण मुनाफा पर टिकी रहती है। जनसेवक अपने वफादार नौकर ताहिर अली की हालत पर भी रहम नहीं करता, न वह अपने साधारण मजदूरों की चिंता करता है। वह औपनिवेशिक भारत में औद्योगिकरण का अनिवार्य परंतु एक क्रूर प्रतीक है। रंगभूमि में जिस जनवाद या जनतावाद का बार बार जिक्र आया है, उच्च वर्ग में उनके मानने वाले कुंवर भरत सिंह, राजा महेंद्र प्रताप और जनसेवक हैं। वे वस्तुतः पूंजीवादी गणतंत्र के हिमायती हैं। महेंद्र कुमार जनसेवक से कहते हैं, मैं स्वयं जनवादी हूँ और उस नीति से हृदय में विश्वास करता हूँ, पर जनवाद के नाम पर देश में जो अशांति फैली हुई है उसका मैं घोर विरोधी हूँ। ऐसे जनवाद से तो धनवाद, एकवाद, सभी वाद अच्छे हैं। राजनीतिक स्तर पर उसकी लड़ाई पूंजीवादी गणतंत्र के पोषकों से होती है, सूरदास की, और खूब होती है। सूरदास के वर्ग शत्रु हैं पूंजीवादी जनसेवक और सामंतवादी राजा महेंद्र कुमार। दोनों ही अंग्रेजों के उपनिवेशवादी शोषण का पक्ष लेते हैं, कभी कभी राष्ट्रीय हित की मुंह देखी बात कर देते हैं, पर मूलतः वे स्वार्थी और अपने वर्गीय हितों के पोषक हैं। उन्हीं के विरुद्ध सूरदास नीति और धर्म की लड़ाई लड़ता है। बहुतों को सूरदास के पुरुषार्थ संघर्ष से ऐतराज नहीं है, लेकिन उसकी नैतिकता और धर्म भावना पर आपत्ति जरूर है। सूरदास जमीन के साथ अपनी जान देने के लिए उतारू है। इस मामले को महज औद्योगिकरण का विरोध नहीं मानना चाहिए, यह जनजीवन के व्यापक मूल्यों की रक्षा का प्रश्न है। प्रेमचंद ने कृषि और छोटे उद्योग वाली समाज व्यवस्था की परिकल्पना की थी। वह गरीबों को अमीरों की जरूरतें पूरी करने भर के लिए निर्धारित नहीं करना चाहते। बड़े उद्योगों की उत्पादन पद्धति गरीबों की पहुंच से परे होती है। विकसित औद्योगिकी में प्रभु सेवक जैसे विशेषज्ञों का महत्व बढ़ जाता है। सामान्य मजदूर की औकात घट जाती है। इसलिए जो जनसेवक हैं वहाँ पर अपने जो गांव हैं उसमें औद्योगिक कारखाना खोलने के खिलाफ हैं। वह अपनी ही निर्मित वस्तुओं से विच्छिन्नता और बेगानेपन का अनुभव करने लगता है। गरीबों की संकुचित क्रय शक्ति के संदर्भ में भी भारी आधुनिक उद्योगों, उनमें बनने वाली महंगी वस्तुओं का कोई औचित्य नहीं है। जितना पूंजी निवेश होता है उतनी बेरोजगारी नहीं मिटती। प्रेमचंद ऐसे उद्योगों के सख्त विरोधी थे जो अन्न का उत्पादन रोककर तंबाकू जैसी नशीली चीज़ों का उत्पादन
बढ़ाते हों। इसमें अर्थ और स्वास्थ्य दोनों ही हानि थी। जान सेवक का कारखाना विकसित औद्योगिकी का नतीजा था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं, सांस्कृतिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रतिकूल था। सूरदास की नैतिकता और धर्म भावना सांस्कृतिक स्वास्थ्य के संदर्भ में ज़्यादा जागृत होती है। जहाँ यह रौनक बढ़ेगी वहाँ, वो कहते हैं कि जहाँ ये रौनक बढ़ेगी वहाँ ताड़ी शराब का भी तो प्रचार बढ़ जाएगा, कस्बियाँ भी तो आकर बस जाएंगे, परदेसी हमारी बहू बेटियों को घूरेंगे, कितना अधर्म होगा। देहात के किसान अपना काम छोड़कर मजदूरी की लालच में दौड़ेंगे। देहातों की लड़कियां बहुएं मजदूरी करने के लिए आएंगी और यहाँ पैसे के लोभ में अपना धर्म बिगाड़ेंगी। सूरदास पूंजीवाद अपसंस्कृति के प्रति चिंता प्रकट करता है और सांकेतिक स्तर पर बतलाना चाहता है कि कृषि व्यवस्था को विकसित करने के स्थान पर पूंजीवाद के नाम पर बड़े आधुनिक उद्योगों और विकसित टेक्नोलॉजी की वकालत करना प्रगतिशीलता नहीं है। सूरदास सामंतवादी अर्थव्यवस्था का कायल नहीं है, वह पूंजीवाद का विरोध करता है, एक मानवीय और जनवादी समाज व्यवस्था की रचना के उद्देश्य से। वह मजदूरों का नहीं, विलगाव और अपसंस्कृति उन्नति करने वाली वृहद औद्योगिक व्यवस्था का विरोधी है, क्योंकि यह गरीब कृषकों की लूट के माल से स्थापित होती है। सूरदास की नैतिकता विकसित औद्योगिकी विरोधी और जनवादी कृषि सभ्यता की पक्षधर है। ढोर चराने की जमीन जो एक नहीं सबकी है, इसका प्रतीक है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।